हेलो दोस्तों, देखिए हमने पार्ट 3 में पढ़ लिया कि परागकोश का स्फुटन कैसे होता है। तो जो स्फुटन के पश्चात ये परागकण निकला था, परागकण, तो उसकी आज हम संरचना के बारे में जानेंगे कि ये कैसा होता है, इसमें क्या पाया जाता है। ठीक है, तो अभी हम जानेंगे कि परागकण किसे कहते हैं। तो बोलेंगे कि यह जो होता है पुष्प का नर युग्मकोद्भिद मात्र कोशिका होती है। नर युग्मकोद्भिद प्रथम मात्र कोशिका होती है। जो इसकी संरचना होती है, ये क्या होता है, ये एक कोश की एक केंद्री और गोल होता है। ये जो होता है ये अगुणित होता है, जिसे हम क्या करते हैं, यन से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, यन से दिखाते हैं कि ये अगुणित है। अगर द्विगुणित है तो 2n से। ठीक है, तो कहेंगे कि यह नर युग्मकोद्भिद होता है, प्रथम मात्र कोशिका होती है। और ये जो होता है, इसकी जो संरचना होती है, एक कोश की एक केंद्री और गोल होता है। ये कैसा होता है, गोल आकार का होता है। और ये लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर 25 से 50 माइक्रोमीटर का होता है। ठीक है, अभी हम जानेंगे कि जो परागकण है इसके कितने परत होते हैं। ठीक है, कहेंगे इसके जो परत होते हैं वह 2 परत होते हैं। पहला होता है इग्जाइन, यह बाह्य परत होता है, मतलब बाहरी परत होता है। तो इग्जाइन किसे कहते हैं, ये कहेंगे कि जो ये इग्जाइन होता है यह सबसे बाहरी परत होता है। क्या होता है, बाहरी परत होता है। यह देखेंगे आप ये खुरदुरा होता है। क्या होता है, खुरदुरा होता है और कठोर होता है। खुरदुरा और कठोर होता है। खुरदुरा और कठोर होता है। यह किसका बना होता है, स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। किसका बना होता है, स्पोरोपोलेनिन का। अभी आपको बताया था पार्ट 3 में कि परागकोश का स्फुटन में कि जो स्पोरोपोलेनिन होता है वह टेपिटम में निर्माण होता है। जब यूबिस कण का स्रावित होता है तो उसी में क्या पाया जाता है, स्पोरोपोलेनिन, और जिससे परागकण का बाह्य झोल का निर्माण करता है। अब ये समझ लिया कि स्पोरोपोलिन क्या होता है। स्पोरोपोलिन इंटाइन में ये भाग जो पहला परत होता है यह स्पोरोपोलिन का बना होता है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि स्पोरोपोलिन तो बन गया, अब ये कार्य क्या करता है। इसमें हम कहेंगे कि इसमें रासायनिक व भौतिक पदार्थ दोनों होते हैं। और ये क्या करता है, ये अपने जैविक प्रतिरक्षी क्षमता को क्या करता है, पाया जाता है। ठीक है, जैविक प्रतिरक्षी क्षमता इसमें पाया जाता है, जिससे अपने आप को स्वयं से क्या करता है, बचाता है। ठीक है, ताकि वो नष्ट ना हो। ठीक है, अब देखेंगे कि स्पोरोपोल, ये हमारा इग्जाइन खत्म हो गया। बाहरी परत क्या होता है इसको हम समझ लिए। अब हम आगे चलेंगे कि जो हमारा इंटाइन होता है, जिसको हम बोलते हैं अंतः परत। क्या बोलते हैं, अंतः परत, परागकण का अंतः परत। कहेंगे कि ये परागकण का सबसे आंतरिक परत होता है। ठीक है, कहेंगे कि यह सबसे आंतरिक मतलब सबसे अंदर की परत होती है। ये क्या होता है, ये जो हमारा गोल होता है, कैसा होता है, गोल होता है। और ये चिकना होता है, देखेंगे सॉफ्ट है, चिकना होता है। और ये क्या होता है, ये पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है, पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। ये पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। ये क्या करता है, जब परागकण का अंकुरण होता है, मतलब ये इसके जब अंकुरण, यहाँ पर जनन छिद्र पाया जाता है, जनन छिद्र से ये इसका अंकुरण होता है। तो ये क्या होता है, जब अंकुरण होगा तो क्या करता है, उसको वृद्धि करते समय क्या करता है, हेल्प करता है, सहायक होता है, वृद्धि करता है। ठीक है, जब परागकण का अंकुरण होगा तो उससे क्या करता है, वृद्धि करता है। ठीक है, और क्या करता है, जब परागकण का वृद्धि हो जाता है तो जहां जनन छिद्र पाया जाता है, यहाँ पर जनन परागकण में अगर आवृत्ति बीज रहेंगे, मतलब कि आवृत्ति मतलब कि द्विरंगी रहेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर 2 जनन छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम कह सकते हैं कि अगर 2 मतलब कि आवृत्ति बीज है, मतलब द्विलिंगी है, द्विलिंगी अगर पुष्प रहेगा तो उसमें क्या होता है कि उसमें जनन छिद्र 3 पाए जाते हैं। 3 को, एक इधर एक इधर एक इधर, 3 पाए जाते हैं। अगर एक लिंगी रहेगा तो उसमें एक ही जनन छिद्र पाया जाता है। और इसी जनन छिद्र से क्या होता है, पराग नलिका का निर्माण होता है। ठीक है, और जो ये हमारा पेक्टोसेलुलोज होता है, पेक्टोसेलुलोज यही क्या करता है कि जब जनन छिद्र का पराग नलिका का निर्माण होता है, जब अंकुरण होता है तो उसको वृद्धि करने में वृद्धि करता है, ये मतलब सहायता देता है पेक्टोसेलुलोज। ठीक है, अब ये हमारा जान गया बाह्य परत हो गया, अंतः परत, ये दोनों समझ लिए। अब हम समझेंगे कि जो इसके अंदर पाया जाता है ये न्यूक्लियस, जिसे बोलते हैं केंद्रक। ये केंद्रक का कार्य क्या होता है, ये परागकण हो जो होता है उसको नियंत्रित करता है। क्या करता है, नियंत्रित करता है। जब भी आप देखेंगे डिवीजन होगा तो ये क्या करता है, पहले केंद्रक का डिवीजन होता है, उसके बाद कोशिका का निर्माण होता है। तो देखेंगे ये हमारा हुआ। अब यहाँ पर देखेंगे ये जिसे हम कहते हैं वैक्यूल्स,
रसधानी, ये क्या करता है, ये जल को एकत्रित करता है, ये जल को एकत्रित करता है। कहेंगे कि जो परागकण होता है ये 25 से 50 माइक्रोमीटर का बना होता है। ठीक है, 25 से 50 माइक्रोमीटर का बना होता है। ये क्वेश्चन में पूछ सकता है कि जो परागकण होता है लगभग कितने माइक्रोमीटर का बना होता है। कहेंगे 25 से 50 माइक्रोमीटर का बना होता है। एक क्वेश्चन और है कि परागकण जो होता है उसकी बाहरी परत किससे बना होता है। कहेंगे क्या, स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। किसका बना होता है, स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, जो टेप्टेम में उसका निर्माण होता है। और दूसरी परत पेप्टोसेलुलोज का बना होता है। ठीक है, अब आप भूलेंगे नहीं परागकण का जो संरचना होता है इसमें क्या क्या पाए जाते हैं। ठीक है, अगर पेपर में आए तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि जो परागकण होता है यह कितने प्रकार का होता है। ठीक है, अब हम समझेंगे कि जो परागकण होते हैं उनका जो विकास होता है वह किन मतलब कि उनके जो विविधताएं होता है वह कैसे हो सकते हैं, कि वो कैसे होंगे, कैसे दिखेंगे। जो परागकण होते हैं वो किनमें क्या पाया जाता है वो भी हम समझेंगे। कि जो देखेंगे कि जो विविधताएं देखी गई हैं वो लगभग 5 को देखी गई, मतलब कितने 5 विविधताएं देखी गई हैं। तो जो हमारा पहला आता है, पहले में आता है चतुष्क फली। क्या आता है, चतुष्क फली। देखो चतुष्क फली क्या होता है कि जो द्विबीजी पत्री होती है, पौधे होते हैं, उसमें जो परागकण होता है, जो परागकण होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। इस प्रकार का होता है, कुछ इस प्रकार का होता है, जिसमें 4 लघु बीजाणु धानी पाई जाती है। 4 लघु बीजाणु कोशिका पाई धानी नहीं, कोशिका पाई जाती है। देखेंगे कि जो 3 को होता है, 3 कोशिका, ये तो सामने मतलब कि दिखाई देती है, 3 को दिखाई देती है, मगर एक नहीं दिखाई देती है। एक क्या होते हैं, एक इसके जो परागकण होते हैं इसके पिछले भाग में व्यवस्थित रूप में पाई जाती है, एक अधिक व्यवस्थित रूप में पाई जाती है, जिसे हम चतुष्फली परागकण का विकास कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम दूसरा हम समझेंगे कि जो हमारा समद्वि पार्श्व होता है। ये जो आता है दूसरे में आता है कि जो समद्वि पार्श्व दिया है कि परागकण का जो विकास होता है समद्वि पार्श्व। देखेंगे इसमें क्या होता है कि जो एक बीजी पत्री जो परागकण होते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें हम देखेंगे कि जो ये परागकण होते हैं, परागकण ये चारों उपस्थित होते हैं। ये चारों क्या होते हैं, आमने सामने, मतलब चारों दिखाई देते हैं, चारों एक साथ होते हैं। ठीक है, जिसे हम कहते हैं क्या, समद्वि पार्श्व परागकण के विकास। ठीक है, विविधताएं कुछ भी कह सकते हैं, दोनों उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे कि जो हमारा तीसरा इसमें दिया गया है क्रासित। अब देखेंगे कि जो क्रासित होता है, क्रासित, तो इसमें जो क्रासित होता है ये क्या होता है, इसमें कहेंगे जो लघु बीजाणु कोशिका होती है वो क्या होती है, ये दोनों क्या होती है, एक ये दोनों 90 अंश की कोण पर व्यवस्थित होती है, स्थित होती है। ये दोनों 90 अंश की कोण पर स्थित होती है। ठीक है, जो हमारा क्रासित वाला परागकण होता है वो क्या होता है, वो 90 अंश की कोशिका में क्या होता है, व्यवस्थित, 90 अंश की कोण पर व्यवस्थित होती है। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि जो हमारा दिया है टी आकार, क्या दिया है, टी आकार का परागकण जो होता है हमारा, कि जो हमारा टी आकार का परागकण होता है, टी आकार का परागकण जो होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। जो हमारा ये होता है, ये क्या होता है, ये टी आकार का होता है। दो मतलब कहेंगे कि 2 लघु बीजाणु जननमात्र कोशिकाएं जो होती है वो क्या होती है, वो अनुप्रस्थ में होती, बेड़े पाई की तरह होती है। और जो हमारा 2 होते हैं, 2 लघु बीजाणु जनन कोशिका जो होती है वो क्या होती है, एक सीध में मतलब लंबवत में होती है। कैसी होती है, लंबवत होती है, जिसे हम टी आकार का परागकण कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, टी आकार का परागकण कहते हैं। ठीक है, अभी हम समझिए। अब आगे हम चलेंगे, इसमें दिया है कि रेखी परागकण। अब देखेंगे कि जो रेखी परागकण होता है ये कैसा होता है, तो कहेंगे कि ये परागकण होते हैं, परागकण, इसमें लघु बीजाणु जनन जो कोशिका होती है वो एक सीध में होती है, एक सीध में होती है। चारों क्या होती हैं, एक सीध में होती है, चारों एक सीध में होती है, जिसे हम कहते हैं क्या, रेखी परागकण। ठीक है, इनका जो विकास होता है ये 5 तरह से होता है। पहला चतुष्फली, दूसरा समद्वि पार्श्व, और तीसरा क्रासित, चौथा टी आकार, और 5वां रेखी। तो 5 हमने समझ लिया। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं। देखेंगे यहाँ पे देखेंगे कि जो ये परागकण है, ये परागकण क्या होता है,
जो परागकण में होता है ज्यादा से ज्यादा अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, वसा पाया जाता है, जो क्या होता है संतृप्त वसा होता है। क्या होता है, संतृप्त वसा होता है। कौन सा होता है, परागकण। परागकण जो वसा पाया जाता है वो संतृप्त वसा होता है। और हम कह सकते हैं कि जो इसका उपयोग है, क्या है, इसका उपयोग होता है, यह किसमें कर सकते हैं, कहेंगे कि जो हमारा तेज मतलब कि तेज दौड़ने वाले घोड़े में, तेज दौड़ने वाले घोड़े में पोषक तत्व के रूप में, तथा और जो हमारा ये होता है एथलेट फुट नामक रोग घोड़े में जो होता है, तेज दौड़ने वाले घोड़े में क्या घोड़े में होता है कि एथलेट फुट नामक एक रोग होता है, जिसको हम समाप्त करने के लिए दवा के रूप में हम परागकण की जो वसा होती है उसका हम उपयोग हम कर सकते हैं, ताकि जो एथलेट फुट नामक रोग है वो समाप्त हो जाए। ठीक है, ताकि हमारा ये उपयोग जो होता है, ये परागकण का उपयोग हम क्या करते हैं, एथलेट फुट नामक रोग में किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका हम अब ये हम इसको समझेंगे कि जीवन क्षमता, परागकण की जीवन क्षमता क्या होती है। ठीक है, मतलब कितनी देर तक रहती है। तो हम कहेंगे कि ये जो परागकण होता है, ये परागकण जब तक सक्रिय रहता है, पूर्ण रूप से सक्रिय रहता है, ये मतलब कि जन करने के लिए सक्रिय रहता है, तब तक ये क्या कहलाता है, जीवन क्षमता इसका कहलाता है। किसका, परागकण का। परागकण का जीवन क्षमता तब तक रहेगा जब तक ये सक्रिय रहेगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ये तो ये सक्रिय रहेगा। और जो इसका तापमान होता है, टेम्परेचर, ये किस पर निर्भर करता है, ये इसके अनुवांशिक पदार्थ पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, अनुवांशिक पदार्थ पर, अनुवांशिक पदार्थ पर। ठीक है, अनुवांशिक पदार्थ पर निर्भर करता है। अब देखिए ये हमारा ठीक है। अब हम समझेंगे कि जो मनुष्यों में एलर्जी नामक रोग होता है, मनुष्यों में एलर्जी नामक रोग होता है, तो वो क्या होता है, ये यहाँ पर दिया गया पार्थीनियम और चीनोपोडियम, पार्थीनियम और चीनोपोडियम से क्या होता है, मनुष्यों में एलर्जी नामक रोग होता है। अब ये क्वेश्चन में आपसे पूछ भी सकता है कि चीनोपोडियम और पार्थीनियम ये दोनों से कौन सा रोग उत्पन्न होता है और किसमें होता है, कहेंगे मनुष्यों में एलर्जी नामक रोग होता है। अब हम समझेंगे कि जो परागकण होता है कि इसका अध्ययन हम किसमें करते हैं, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में कि परागकण का अध्ययन किसमें करते हैं। सीधे सीधे बोलेंगे पैलिनोलॉजी में, पैलिनोलॉजी में परागकण का अध्ययन करते हैं। और जो परागकण को सेफ्टी बचाता है उसको हम बोलते हैं, परागकण की जो सेफ्टी बचाता है उसको कहते हैं पराग बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं, पराग बैंक कहते हैं। ठीक है, अब होते हैं अनाज। अनाज में क्या होता है, इसका जो जीवन काल या जीवन क्षमता जो होती है वो लगभग कितनी होती है, 30 मिनट्स। कितनी होती है, 30 मिनट तक होती है, 30 मिनट तक। जैसे चावल, गेहूं, मक्का आदि, इसमें क्या होता है 30 मिनट तक इनकी जीवन क्षमताएं होती है। ठीक है, जो लग बीजाणु जनन कोशिका या नर युग्म कोद्भिद किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, जिसे हम कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, जिसे बोलते हैं नर युग्म कोद्भिद। नर युग्म कोद्भिद किसे कहते हैं, नर युग्म कोद्भिद किसे कहते हैं, कहेंगे कि जो नर युग्म कोद्भिद होता है यह क्या होता है, यह परागकण होता है, ये परागकण होता है, परागकण यह नर युग्म कोद्भिद होता है। नर युग्म कोद्भिद की, नर युग्म की प्रथम कोशिका होती है, ये तो खाली कोशिका होता है नर परागकण जो होता है। और जो इससे जो परागनली निकलते हैं, परागनली, जो परागनली निकलते हैं, तो कहेंगे कि जो परागकण और नर युग्मक, परागनली, ये परागनली, ये परागनली, और जो हमारा होता है नर युग्मक, मतलब कि जो नर युग्मक होता है, यहाँ पर दो नर युग्मक पाए जाते हैं, नर युग्मक, परागनली और नर युग्मक के अंकुरण, जो हमारी ये अंकुरण हुआ, ये लंबाई मतलब वृद्धि हुई है, इसी को हम कहते हैं नर युग्म कोद्भिद। क्या कहते हैं, नर युग्म कोद्भिद। सीधी भाषा में कहेंगे कि जो यह परागकण होता है, यह परागकण होता है, यह प्रथम कोशिका होती है, परागनली और नर युग्मक को ही, नर युग्मक युक्त अंकुरण को ही पराग नर युग्मक कोद्भिद कहते हैं। ये जब पराग नली बढ़ जाएगी और यहाँ पर जो नर युग्मक कोद्भिद होते हैं, इन्हीं के अंकुरण को ही, यहाँ पर जो रहते हैं इन्हीं के अंकुरण को ही हम कहते हैं नर युग्म कोद्भिद। ठीक है, अब हम कहेंगे कि इसमें जो वृद्धि मतलब विकास को है ना, विकास,
इसका जो विकास होता है यह 2 स्टेज होता है। वो किसमें होता है? आवृत्ति बीजियों में। लगभग आवृत्ति बीजियों में इनका जो विकास होता है वह 2 स्टेज में होते हैं। अभी देखते हैं कि 2 स्टेज में कैसा होता है। फर्स्ट स्टेज है, इसमें क्या होता है कि जो आप कहेंगे जो परागण, यह परागण कहेंगे, जो परागण होता है ये परागकण और परागण ये दोनों अलग होते हैं। ये जो परागण होता है ये जनन क्रिया में होता सहायक होता है, ये माध्यम द्वारा होता है। माध्यम, जनन को हम माध्यम कर सकते हैं, ठीक है। कहेंगे कि यह परागण के पहले पराग जो परागकण होता है इसमें समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है जिससे होता क्या है? एक छोटी कोशिका एक बड़ी कोशिका, ठीक है। एक छोटी कोशिका एक बड़ी कोशिका, और जो बड़ी कोशिका होती है उसको बोलते हैं, बड़ी वाली को बोलते हैं कायिक जनन कोशिका। क्या बोलते हैं? कायिक जनन कोशिका, ठीक है। इसको बोलते हैं हम कायिक जनन कोशिका। और जो ये हमारा छोटी वाली होती है इसको हम बोलते हैं केवल जनन कोशिका। क्या बोलते हैं? जनन कोशिका। इसको बोलते हैं हम जनन कोशिका। कहेंगे कि जो हमारा पहला स्टेज में होता है, परागण के पहले परागकण समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 2 कोशिकाओं का निर्माण करता है। पहला छोटी कोशिका, दूसरी बड़ी। छोटी कोशिका जनन कोशिका होती है और जो हमारा बड़ी कोशिका होती है वह कायिक जनन कोशिका होती है। यह प्रायः क्या होती है? द्विकोशिकी और द्विकेंद्री होता है, ठीक है। अभी हम दूसरा स्टेज समझेंगे कि दूसरे स्टेज में क्या होता है। हम देखेंगे कि इसमें विकास इसका कैसे होते हैं। तो बोलेंगे कि परागण के बाद क्या होता है? परागण के बाद इसमें क्या होता है? एक परागनली का निर्माण होता है। देखेंगे कि ये हमारा परागकण है, तो इसमें परागण मतलब जो हमारा परागण माध्यम द्वारा जनन होता है, तो यह क्या होता है? जो परागण के बाद होता है कि इसमें जो परागनली का निर्माण होता है। जब परागनली का निर्माण हो जाता है, जो परागनली का निर्माण हो जाता है, तो यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा ये अंडाशय होता है, ये बीजांड द्वार होता है, ये हमारा अंडाशय, ये हमारा वर्तिका, ये वर्तिका ध्रुवा। तो जब परागकण यहाँ पर आ जाते हैं, जब यहाँ पर नली का निर्माण हो जाता है, तो ये क्या होते हैं? ये बढ़ते हुए या करके बीजांड द्वार तक जाते हैं। कहाँ तक आ जाते हैं? ये वर्तिका से होते हुए बीजांड द्वार के पास पहुंच जाते हैं। जो इसमें क्या पाए जाते हैं? नर युग्मक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? नर युग्मक। इसको कह सकते हैं कि नर युग्मक युक्त संरचना को ही, जिसमें 2 नर युग्मक उपस्थित हो, उसी को बोलते हैं हम नर युग्मक। मतलब कि नर युग्म को भी, जहां पर जैसे अब यह नलिका का निर्माण हुआ, तो यहाँ से विभाजन होने के पश्चात समसूत्री विभाजन होने के पश्चात क्या होता है कि यहाँ से ये नर युग्मक आते आते यहाँ पर बीजांड द्वार तक पहुंच जाते हैं और उसमें नर युग्मक उपस्थित होते हैं, जिसको हम कहते हैं क्या? नर युग्म कोद्भिद। बस सीधी भाषा में कहेंगे, इसमें परागण के पहले जो परागकण होते हैं उसमें जो नली मतलब कि अंकुर होता है, नली निकलती है, उसी में क्या करते हैं? वो वर्तिका से होते हुए बीजांड द्वार तक पहुंच जाती है और उसी में 2 नर युग्मक पाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं नर युग्म कोद्भिद, ठीक है। जिसे हम बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे कि इसमें क्या होता है। अब लास्ट है, मतलब लास्ट टॉपिक है, ये अंतिम है, समाप्त होने वाला ये टॉपिक है। तो इसमें दिया गया है कि परागकण के विकास के अवस्थाएं, मतलब जो परागकण होते हैं वो उनको विकास कैसे होता है, वो बढ़ते कैसे हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको बारे में जानते हैं कि विकास कैसे होता है। तो हम सब तो जानते हैं, ये होता है एक्जाइन होता है, ये हमारा इंटाइन होता है, यहाँ पर हमारा केंद्रक पाया जाता है, यहाँ पर वैक्यूल्स पाए जाते हैं, इसमें कोशिका द्रव्य भरे होते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे, अभी हमने फर्स्ट स्टेज में देखा था विकास, जब परागकण के नर युग्म कोद्भिद के विकास में देखा था, तो यहाँ पर देखा था एक वर्धिक कोशिका पाया गया और ये एक जनन कोशिका पाया गया। जो छोटी वाली थी वो जनन कोशिका, जिसे हम नली के अंदर भी कह सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, जो हमारा विकास में, इसमें जो विकास कहा गया, परागकण का विकास कहा गया है, तो वो क्या करता है, एक ऐसे पराग नली का निर्माण हो जाता है। क्या होता है? पराग नली का निर्माण होता है। ये परागकण में क्या होता है कि पराग नली का निर्माण होता है। यहाँ पर जो पाए जाते हैं ये हमारा होता है कैलोस परत, ये हमारा कैलोस परत यहाँ पर पाया जाता है।
और यहाँ पर जो पाए जाते हैं ये हमारा नर युग्मक पाया जाता है। नर युग्म कोद्भिद, नर युग्म कोद्भिद, यहाँ पर नर युग्म कोद्भिद पाया जाता है, नर युग्म कोद्भिद पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर पाया जाता है क्या, नलिका केंद्र, नलिका केंद्र, नलिका केंद्र पाया जाता है, ठीक है। ताकि जो ये नलिका केंद्र का कार्य क्या होता है कि ये जो नर युग्म कोद्भिद होता है ये, ताकि इस केंद्र से जब ये निकलेगा तो या आसानी से निकलकर बीजांड द्वार में जा सके, ठीक है। अभी तो सुरक्षित रहेगा, उसके बाद जाएगा। अब कहेंगे कि जो हमारा परागकण होता है, परागकण से एक पराग नलिका का निर्माण होता है। अभी बताया था ना कि 2 स्टेज में होता है। पहले स्टेज में तो यही सब पाए जाते हैं, इसमें वर्धिक कायिक कोशिका, मतलब कि कायिक कोशिका, इसमें जनन कोशिका पाई गई, तो पहला स्टेज था। अब जो हमारा ये दूसरा स्टेज है, इसमें क्या होता है, इसमें अभी कहा गया कि इसमें एक पराग नलिका का निर्माण हुआ। अब ये पराग नलिका का निर्माण हुआ, इसमें बताया गया कि जब पराग नलिका का निर्माण हो जाता है तो इसमें क्या होता है, इसमें नर युग्मक पाए जाते हैं, ठीक है, नर युग्मक पाए जाते हैं। देखेंगे यहाँ पर नर युग्मक पाया गया, यहाँ पर कुछ और परागकण आ जाते हैं, यहाँ पर नर युग्मक पाए जाते हैं। और जो ये होती है इसको हम बोलते हैं पराग नली बोलते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं पराग नली बोलते हैं, ठीक है। बस इतना ही जानेंगे कि जो विकास अंकुरण होता है परागकण का, बस ये परागकण से जब वहां तक पहुंच जाता है वर्तिका तक, तो वहां से क्या करता है, इसमें से अंकुरण हो जाता है, मतलब अंकुरित हो जाता है, ये पराग नली निकलने लगती है। कहां से, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जनन क्षेत्र पाया जाएगा, जहां पर स्पोरोपोलिन नहीं होगा वहां पर जनन क्षेत्र पाया जाएगा। उसी से क्या होता है कि पराग नली का निर्माण होता है। अब विकास तो हमने समझ लिया कि इसका विकास कैसे होगा, बढ़ोतरी कैसे होता है। यह बढ़कर क्या करता है, ये वर्तिका से होते हुए ऐसे बीजांड की ओर आ जाता है, ठीक है। अब इसको हम समझिए, ये हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। ये हमारा पार्ट 4 है। इसके बाद इसमें हम आगे पार्ट 5 में चलेंगे, बीजांड क्या होता है, इसकी बीजांड। आप लोग वीडियो को देखते रहना, ठीक है।